दिलजीत दोसांझ की नई फिल्म सतलज अभी अभी ZEE5 के ऊपर आई थी, जिसका नाम पहले पंजाब 95 भी था। बिना कोई भी रीजन दिए 2 दिन बाद ही उसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाता है। रीजन हम सबको पता है, 127 कट्स जो कि सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म के अंदर लगाने को कहे थे, जिसके बाद ही ये मूवी रिलीज हो सकती थी। मेकर्स ने इस चीज को करने से मना कर दिया और ये मूवी 3 साल तक इन्हीं पंजरों में फंसी रही। इन चीजों से तंग आकर उसे साइलेंटली ZEE5 के ऊपर रिलीज किया गया, पर फिर से हटा दिया गया। अब मुझे लगता है वो जल्दी फिर से आने वाली है। किस्मत अच्छी थी कि 2 दिन से पहले ही मैंने इस फिल्म को देख लिया था, क्योंकि जिन फिल्मों को बैन करने की कोशिश करी जाती है ना, उसको लेके मेरा इंटरेस्ट कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। आखिर देखे तो मेकर्स ने ऐसा क्या बना दिया जिसको पूरी सरकार रोकने की कोशिश कर रही है। ये फिल्म उन मूवीज में से है जिसको देखने के बाद तुम इसके अलावा कुछ और सोच ही नहीं पाओगे। फिल्म में क्या दिखाया, कैसे दिखाया, एक्टर्स ने कैसा परफॉर्म किया, वो तुम्हारे दिमाग के अंदर घर कर जाएगा। उससे भी ज्यादा इसकी कहानी इतनी ज्यादा हार्ड हिटिंग है कि मूवी देखने के बाद तुम चल जाओगे नेट पे सर्च करने के लिए कि रियल इवेंट्स में क्या क्या हुआ था, कौन से कैरेक्टर्स हैं, उनके साथ क्या क्या हुआ था। तुम बस रिसर्च करने में लग जाओगे। और एक मूवी के लिए इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। उन मूवीज के अंदर ये आता है जो कभी कभार ही बन पाती है। ये वंस इन अ डेकेड आने वाली मूवी है। तो वो क्या रीजंस है जिसके वजह से ये मूवी इतनी ज्यादा हार्ड हिटिंग बनी। मैं इसकी तारीफ करते रुक नहीं पा रहा। पूरा इंटरनेट इस मूवी को लेकर पगलाया हुआ है। इसको फिर से स्ट्रीमिंग से हटाने की जरूरत क्यों पड़ी, 127 कट्स की डिमांड क्यों करी गई, इन सभी चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर तुम लोग इस चैनल पे नए हो, प्लीज सब्सक्राइब। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर तुमने फिल्म देख ली है, तुम्हारा इसको लेके क्या ओपिनियन है, प्लीज नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। तो शुरुआत मूवी के प्लॉट से करते हैं। तो प्लॉट को समझाने से पहले उसके बैकग्राउंड को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग इस मूवी के अंदर जिस कैरेक्टर की कहानी को फॉलो करते हैं, जिस पॉलिटिक्स के अंदर, जिस पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर वो फंस जाता है, उसको क्लैरिटी के साथ समझने के लिए उसके बैकग्राउंड को जानना बहुत जरूरी है। तो 1980s का पंजाब इंसर्जेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मतलब पंजाब के अंदर ऐसे ग्रुप्स बन गए हैं जिन्होंने अपनी अपनी आर्मी बना ली है। अब वो पंजाब को एक अलग देश बनाना चाहते हैं, जिसके वजह से बहुत सारे लीडर उभर के आते हैं। और उसमें से एक होता है भिंडर वाले, जिन्होंने गोल्डन टेम्पल को कब्जा लिया था। फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, जिसके वजह से इंदिरा गांधी का भी असैसिनेशन हो जाता है। फिर 84 के रायट्स, नरसंहार और वो सारी चीजें होती हैं जो एक स्टेट के अंदर नहीं होनी चाहिए। जिसके बाद पंजाब पुलिस को डायरेक्ट ऑर्डर दिए जाते हैं कि इंसर्जेंसी को पूरा खत्म कर देना है। जिसके ऊपर भी थोड़ा सा भी शक हुआ उसको उठाओ और डायरेक्ट एनकाउंटर। पुलिस के इस स्ट्रिक्ट एक्शंस के वजह से इंसर्जेंसी पे तो फर्क पड़ा, लेकिन बहुत सारे मासूमों को भी जान गई। कुछ पुलिस वाले इसके अंदर ऐसे थे जो इनोसेंट्स को उठाते थे, उनके घर वालों से पैसे की मांग करते थे और नहीं दिया तो मार देते थे, लावारिस लाश बना के फेंक देते थे। सतलुज की कहानी ईयर 94-95 के आसपास टेक प्लेस करती है और इस 10 साल के अंदर मूवी के हिसाब से करीबन 25,000 लोगों की अनआइडेंटिफाइड बॉडी होती है। मतलब एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, एनकाउंटर्स होते जा रहे हैं। एनकाउंटर करने के बाद अगर वो बॉडी को घर वालों को दे देंगे तो हंगामा हो जाएगा, तो वो लोग इसको डायरेक्ट शमशान में दे देते थे और कह देते थे कि ये लावारिस है। ये सारी ही किलिंग्स, इतनी सारी डिसअपीयरेंस ऐसी चलती रहती है अगर JS कार्ला जी नहीं आते, जिसका रोल दिलजीत दोसांझ ने प्ले किया है। एक बार क्या होता है कि उनका दोस्त गायब हो जाता है, फिर उसकी लाश मिलती है। इसी के चक्कर में जो उनकी दोस्त की माँ होती है, वो उनका दिमागी संतुलन हिल जाता है। एक दिन उनके गायब होने की खबर आती है। दिलजीत दोसांझ का कैरेक्टर हर जगह भटकता है उनको ढूंढने के लिए। इसी के बीच में वो डिस्कवर करता है कि कितने लोगों की जान गई है। इसको देखने के बाद उनके अंदर का कुछ टूट जाता है और वो इसको अनदेखा नहीं कर सकते। जिसके बाद वो गवर्नमेंट और पुलिस से सिर्फ एक सवाल पूछते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है, और ऐसा होने के बाद बॉडीज घर वालों को वापस क्यों नहीं दी जा रही। बस यहीं से वो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि जब तुम सिस्टम को क्वेश्चन करोगे तो तुम्हारे साथ क्या क्या होता है। एक छोटा सा सवाल पूछने के बाद तो JS कार्ला जी ने क्या पूछा, क्यों पूछा, किससे पूछा और पूछने के बाद उनके साथ क्या क्या हुआ, ये सारी चीजें हम सतलुज फिल्म के अंदर देखते हैं। मुझे लगता है इस साल इससे हार्ड हिटिंग फिल्म देखने को मिलेगी। तुम्हें पता है इस फिल्म को देखने के बाद सबसे बड़ी रियलाइजेशन तुम्हें क्या होगी कि मूवी में जो इवेंट्स हुए उसके बाद इतना सारा समय बीत चुका है पर अपना देश बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। इस फिल्म के अंदर की हर एक चीज नियर परफेक्शन है और उसमें भी एक्टर्स की परफॉर्मेंस इतनी जबरदस्त है कि तुम भूल नहीं सकते। अब ये भूल नहीं सकते वाला वर्ड मैं इस वीडियो में बहुत बार यूज करूंगा और हर बार उतना ही इफेक्टिव होगा जितना पहली बार है। कई बार एक्टर्स का क्लोजअप होगा, वो डायरेक्ट कैमरा के अंदर देख रहे होंगे और उनका वो घूरना तुम्हारे आत्मा तक को छू जाएगा। और इसी स्पेक्ट्रम के दूसरे एंड बिल्कुल पोलर अपोजिट में ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनको देख के तुम्हें घिन आने लगेगी। अब ये एक्टर्स कौन कौन है इसमें डिटेल में बात करेंगे, लेकिन पहले एक चीज पे मैं बात करना चाहता हूँ जिसने मुझे अंदर से झिंझोर के रख दिया। मतलब इवेंट्स को इतना सिंपल और अलग तरीके से दिखाया, लेकिन उसका इम्पैक्ट
उतना ही भयंकर। दिलजीत दोसांझ का कैरेक्टर जब अपने दोस्त की माँ को ढूंढ रहा होता है तो वो मॉर्ग में पहुंचता है। वहाँ देखता है कि कितने लाशें गिरी हुई हैं, कुछ ढके हुए हैं, कुछ ऐसी खुले में पड़े हैं। जब उस सीन को इन्होंने दिखाया तो बहुत ही सिंपल, ना कैमरा ज्यादा मूव कर रहा है, बस हमें कैरेक्टर को फॉलो कर रहे हैं और वो हॉलवे में आगे जाता जा रहा है, साइड में लाशें पड़ी। और ये सीन पता है कैसा है, तुम बस देखते जा रहे हो और एक स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। धीरे 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 इसका इफेक्ट बढ़ता ही जाता है। सिनेमा के अंदर जब भी कोई हार्ड हिटिंग चीज दिखाई जाती है तो हमें इफेक्ट्स वगैरह देखने को मिलते हैं, ऐसे कैमरा एंगल्स, लाइटिंग्स बनाई जाती है जिससे इम्पैक्ट दुगना तिगना हो जाए। जिसका एक बढ़िया एग्जांपल दिलजीत दोसांझ की अभी आई हुई फिल्म मैं वापस आऊंगा है, जिसमें नसरुद्दीन शाह का कैरेक्टर जब अपनी बहनों के बारे में पता करने वापस पाकिस्तान जाता है और उसको पता लगता है कि उसकी बहनों के साथ क्या हुआ, उसको जिस तरीके से इम्तियाज अली ने दिखाया है भाई, वो अंदर तक हिला देता है। ये मूवी उसको बिल्कुल ही अलग तरीके से दिखाती है, बिना किसी इफेक्ट के, एडवांस एंगल्स के, बस एक सिंपल फ्रेमिंग, लेकिन इम्पैक्ट उतना ही। ये मूवी पंजाब के एक बहुत ही डार्क एरा को कैप्चर करती है, तो इसके लिए मूवी का म्यूजिक, डायरेक्शन, लाइटिंग, इस पूरे एटमोसफेयर को ही ऐसा क्रिएट कर दिया है कि तुम्हें देखते ही पता चल जाएगा कि ये कहानी सिंपल नहीं है। बहुत सारे लेयर्स है इसके अंदर। जिस कैरेक्टर की ये कहानी बताई जा रही है और जैसे बताई जा रही है भाई, वो तुम डाइजेस्ट नहीं कर सकते जो तुम स्क्रीन पे देख रहे हो। एटमॉस्फेयर के बाद जिस डेट की और जिस समय की ये लोग कहानी कह रहे हैं, उस वर्ल्ड को भी बहुत अच्छे से क्रिएट किया है। 95 का पंजाब, वहाँ की बोली, वहाँ के कपड़े, वहाँ खाने का तरीका, घर, जिस लोकेशन में फिल्म को शूट किया, मतलब बहुत अच्छे से क्रिएट किया है। प्रोडक्शन डिजाइन बहुत अच्छा था और देख के ऐसा लग रहा था कि रियल लोकेशंस पे बहुत ज्यादा शूट किया है। ये मूवी करीबन 3 घंटे लंबी है और इसके अंदर दोनों चीज़ें होती है, या तो तुम इसको बार बार पॉज करके देखोगे या फिर एक ही बारे में पूरी मूवी देख जाओगे। बार बार पॉज करने का ये रीज़न नहीं है कि मूवी में कुछ खराब है या मूवी बोरिंग हो जाती है। मूवी के अंदर जो चीज़ें दिखाई जा रही है वो इतनी ज़्यादा ब्रूटल है, इतनी ज़्यादा हार्ड हिटिंग है, इतनी ज़्यादा मैं कहूँगा डिप्रेसिंग है कि तुम एक बार में उसको हजम कर ही नहीं सकते। आगे आने वाली चीज़ें इतनी ज़्यादा डरावनी होने वाली होती है कि तुम पॉज कर देते हो कि मैं 5 मिनट सांस ले लूँ फिर मूवी को आगे देखूंगा। मूवी के स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर आया था कि ये ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड है, जिसकी वजह से वो डरना और भी ज़्यादा रियल लगने लगता है। मैं अपने बात करूँ तो मैं एक फ्लो में ही पूरी मूवी देख गया, क्योंकि मुझे पता था कि जब मैं पॉज करूँगा मेरी इमेजिनेशन काम करने लग जाएगी और हम लोग अपनी इमेजिनेशन में ज़्यादा सफ़र करते हैं और मैं नहीं चाहता था मैं अपने इमेजिनेशन में उस चीज़ को एक्सपीरियंस करूं फिर स्क्रीन के ऊपर देखूं। मूवी इस हद तक इम्पैक्ट करती है तुम्हारे ऊपर, मतलब एक एक सीन, एक एक सीक्वेंसेस, एक एक डायलॉग्स, एक एक कैरेक्टर को ऐसा लिखा हुआ है कि तुम भुला ही नहीं भूल सकते उनको। और ये भूलने वाली बात मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक फिल्म के लिए इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट क्या ही होगा कि तुम उसके एक भी सीन को भुला नहीं सकते। जब भी कोई भी इसका डायलॉग मारेगा तुम तुरंत पहचान जाओगे कि ये पंजाब 95 यानी सतलज मूवी का डायलॉग है। ये बातें बोलते समय भी मूवी के अंदर के जो कुछ सीक्वेंस है मैं उनको विजुअलाइज कर सकता हूँ, अपनी आंखों के सामने देख सकता हूँ। एक एक फ्रेम, एक एक, मतलब कह रहा हूँ ना, एक एक सीन, एक एक सीक्वेंस इतना हार्ड हिटिंग है कि नहीं भूल सकते तुम। कुछ सीन्स को देखते समय तो तुम्हें गूज़बम्स आ जाएंगे और वो भी बुरे वाले होते ना, तुम्हारे रोइयां ठार हो जाती है। स्पाइन चिलिंग इज द राइट वर्ड फॉर इट। कैरेक्टर को कैसे इंट्रोड्यूस किया उसने, फिल्म के अंदर क्या किया, क्या उसकी सोच थी, वहाँ की पॉलिटिक्स, पॉलिटिशियंस लोगों को कैसे मैनिपुलेट करते हैं, कैसे अपने स्टेटमेंट से एक अच्छे आदमी को भी बुरा बना सकते हैं, बुरे आदमी को भी अच्छा बना सकते हैं। इसी के साथ पुलिस ब्रुटैलिटी क्यों इतनी ज़्यादा बुरी होती है और वो किस सिचुएशंस में उन चीज़ों को क्रिएट किया गया, मतलब बहुत सारे टॉपिक्स पे ये मूवी बात करती है और बहुत ही सटल वे में एक कैरेक्टर की कहानी को लेके चलती है। और इस कैरेक्टर की जर्नी में ये लोग पूरा पंजाब हमें दिखा जाते हैं। वो क्या वजह ही थी जिसकी वजह से उस समय का पंजाब ऐसा हो गया था, वैसा होने की वजह से पंजाब की जो आम लोग थे, इनोसेंट लोग, उनके ऊपर क्या हुआ, पॉलिटिशियंस उस समय क्या कर रहे थे, ऊपर के अधिकारी क्या कर रहे थे। एक सिंपल सी कहानी में बहुत सारे लेयर्स थे भाई। पर इतने सारे टॉपिक, कैरेक्टर्स होने के बाद भी ये मूवी कहीं भी फास्ट नहीं लगती। मूवी जिस भी इवेंट को कवर करती है, जिस भी कैरेक्टर को दिखाती है, जिस भी टॉपिक के ऊपर बात करना चाहती है, हर एक को बराबर टाइम दिया है। और इतना ज्यादा टाइम की कुछ जगह तो बहुत लंबे लंबे पॉजेज लिए हैं और वो अलग ही हिट करते हैं। मूवी की एडिटिंग की सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है कि एक्टर्स को परफॉर्म करने का टाइम दिया है। किसी से कोई सवाल पूछा है और कैमरा बस उसके ऊपर है और एक एक्टर के अंदर क्या चल रहा है उसको कैप्चर किया है कि वो हाँ या ना बोलने से पहले वो क्या चीजें सोच रहा है। तुम्हें पता है कि वो क्या बोलेगा, उस कैरेक्टर के साथ क्या क्या हुआ है और उस समय वो क्या सोच रहा होगा, वो बस बिना बोले उसके चेहरे पे दिखा देता है। और इस चीज को एक कैमरे के अंदर से कैप्चर करने ना, डायरेक्टर भाई कमाल है, उनका डिसीजन इस चीज को कैप्चर करने का मूवी को एक अलग ही लेवल पे पहुंचा देता है। ओवरऑल तुम इसकी सिनेमेटोग्राफी भी देखने जाओगे तो बहुत कमाल की है।
सही बताओ तो मूवी के अंदर कलर्स दिखते ही नहीं है, थोड़े बहुत दिखेंगे पर उसके अंदर ग्रे के शेड है और तुम्हें समझ में आता है कि ये चॉइस क्यों लिया गया। मूवी के अंदर कई बार होता है कि एक्टर चल रहा है और बस कैमरा उसको फॉलो कर रहा है, वो अभी क्या कांड करके आया तुम्हें पता है, और वो जिस जगह को छोड़ के आया वहां पे क्या हो रहा होगा ये लोग उस चीज को तुम्हारे इमेजिनेशन पे छोड़ देते हैं। विच इज़ सही बताओ तो हार्ड हिटिंग कराने के लिए एकदम बढ़िया चीज़, उनका इम्पैक्ट और भी ज़्यादा होता है क्योंकि तुम अपने इमेजिनेशन में सोच रहे हो ना। जब भी कैमरा एक कैरेक्टर को फॉलो करता है, ये मुझे याद है कि मूवी में 2 बार हुआ था और दोनों ही बार ऐसे इवेंट्स होते हैं जो बाप रे बहुत हार्ड हिटिंग है यार। जितनी बार भी सोचो पता नहीं क्यों अंदर से वो दुख वाली फीलिंग होती है, वो फील होता है ना कि तुम्हें पता है कि वो बुरा हो रहा है पर तुम उसके लिए कुछ कर नहीं सकते। ये वो वाली कॉम्प्लेक्स फीलिंग जनरेट कर देता है। वाओ, अभी तक मैंने तुम्हें जितनी भी चीज़ें गिनाई, अगर तुम मूवी की अच्छी चीज़ों की लिस्ट बनाओगे तो ये सारी ही चीज़ें सेकंड के बाद आगे बढ़ेंगी। फर्स्ट नंबर पे अभी भी कुछ और है और ये सारी चीज़ें मिलके फर्स्ट नंबर वाले को हेल्प करती हैं और भी मूवी को इम्पैक्टफुल बनाने के लिए, जो है एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस। आई मीन जैसे मैंने एडिट में बात की थी, एक्टर को परफॉर्म करने का टाइम दिया है। मूवी में सचदेवा का कैरेक्टर है जो कि दिलजीत दोसांझ के दोस्त बने हुए हैं। एक सीन है, दोनों गुरुद्वारे में बैठे हुए हैं, दिलजीत दोसांझ का कैरेक्टर से एक छोटा सा सवाल पूछता है, बस कैमरा उसके ऊपर है और वो बस सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है, उसके बाद वो जाके जवाब देता है। वो जो पॉज की मैं बात कर रहा था, उसने वो पॉज क्यों लिया, उस समय उसके दिमाग में क्या चल रहा था, ये हमें बैक स्टोरी में बताई जाती है। और भाई जब तुम फिर से उस सीन को देखोगे या उस के बारे में सोचोगे तब पता चलता है कि वहाँ पे एक्टर ने क्या बढ़िया परफॉर्म किया है। इन्हीं सचदेवा का मूवी के अंदर एक और सीन आता है जहाँ पे इनका कोई भी डायलॉग नहीं है, और सही बताओ मुझे लगता है और कोई मूवी होती ना तो जरूर इनको एक ना एक डायलॉग दिया जाता। वो कहते हैं ना जबरदस्ती का हीरोइज्म, तो इनके डायलॉग देख के वो कह के निकलवा देते, पर इस मूवी के अंदर भाई नहीं, एक्टर से एक वर्ड नहीं बुलवाया है और वो हेल्पलेसनेस वाली फीलिंग आती है ना, वो तुम्हें आ जाएगी। वहां पे जो बाकी एक्टर्स भी थे उनकी भी परफॉर्मेंस मतलब कमाल की थी। सही बता रहा हूँ, ये सीक्वेंस आगे चल के लोग रील में लगाएंगे और बोलेंगे देखो क्या फिल्म थी। और मुझे लगता है उस कैरेक्टर को एक भी डायलॉग ना दे देना ऑडियंसेस के लिए बहुत एक बढ़िया बात थी, क्योंकि अब तुम अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर लो कि उस कैरेक्टर के अंदर क्या चल रहा था। वो गिल्ट में था, वो हीरोइज्म में था, डायरेक्टर ने ऑडियंसेस के ऊपर छोड़ दिया। इसी के पोलर अपोजिट इसमें एक और कैरेक्टर है सुग्गा का, जो कि मूवी का मैं मेन विलन कहूँगा, और वो हमारे सचदेवा वाले कैरेक्टर से पोलर अपोजिट है। वो बोल के डर फैलाता है और भाई हमारे एक्टर ने उसको क्या परफॉर्म किया है। मतलब अगर रूम के अंदर वो खड़ा है तुम्हारी पैंट गीली हो सकती है, इतना भयानक डर रहता है उसका। इस कैरेक्टर को लेके ये है कि ये किसी को भी गोली मार देगा विदाउट एनी रिमोर्स। इसको लेके फिल्म के अंदर एक डायलॉग भी है, इस कैरेक्टर को लेके फिल्म में एक डायलॉग भी है कि इसके लिए गाड़ी चलाना और गोली मार देना दोनों में कोई फर्क नहीं है। जब ऐसा कैरेक्टर तुम्हारे घर के अंदर खड़े होकर कोई डायलॉग बोल रहा है भाई, उस समय जो ड्रेड वाली फीलिंग होती है वो ये मूवी कन्वर्ट कर देती है। और कैरेक्टर, एक्टर, बढ़िया परफॉर्मेंस थी। इसके अलावा तुम्हें इस कैरेक्टर के ऊपर गुस्सा भी इतना ज्यादा आता है ना कि अगर तुम इसके एक्टर को देख लोगे उसके ऊपर भी गुस्सा आ जाएगा। इसके बाद मूवी के अंदर अर्जुन रामपाल भी है और दिलजीत दोसांझ की वाइफ का जिन्होंने रोल प्ले किया है, भाई दोनों की एक्टिंग कमाल की है। अर्जुन रामपाल का एक सीन आता है जहां वो केस हार चुके हैं, कोई उनको धोखा दे चुका है, वो फ्रस्ट्रेटेड है और बस वो डायलॉग बोल रहे हैं। भाई बहुत बढ़िया परफॉर्मेंसेस। लेकिन इन समय भी दिलजीत दोसांझ, बाप रे बाप, उनकी अभी भी एक फिल्म आई थी मैं वापस आऊंगा, और अब ये मतलब इस मूवी के अंदर खासकर क्लाइमैक्स में उनकी जो परफॉर्मेंस है ना, मुझे लगता है नेशनल अवार्ड तक मिल सकता है। कुछ परफॉर्मेंसेस होते हैं ना तुम उनको बयान नहीं कर सकते, बस ये कह सकते हो कि बहुत अच्छा था और इससे अच्छा क्या ही हो जाएगा। मूवी के फर्स्ट हाफ में तो बहुत सिंपल सा कैरेक्टर होता है उनका, जो कि अपने सामने हुई एक नाइंसाफी को लेके पुलिस से सवाल पूछता है, सरकार से सवाल पूछता है। उसके अंदर का जो एक डिलेमा होता है कि अगर वो सवाल पूछेगा तो उसके खुद के परिवार के साथ क्या होगा, वो जिस तरीके से दिखाया है बहुत प्यारा। फिर वो मूवी से गायब हो जाते हैं, क्यों हुए वो जब तुम मूवी देखोगे पता चलेगा। और फिर हम उनको देखते हैं क्लाइमैक्स में, और भाई साहब वहां तो बस तुम ऐसा होगा कि तुम मूवी पॉज भी नहीं कर सकते, बस सुन बैठे हो, उनकी परफॉर्मेंस देख रहे हो और जो कैरेक्टर्स कर रहे हैं वो देख रहे हो। यू बस तुम कुछ बोल नहीं सकते, कुछ सुन नहीं सकते, बस जो स्क्रीन पे चला जा रहा है देखते जा रहे हो। परफॉर्मेंस उस लेवल का था। वहां भी दिलजीत दोसांझ एक एनोलॉजी देते हैं कि क्यों वो ऐसा कर रहे हैं। भाई वो भी इतनी दर्दनाक सी फील होती है ना कि भाई
सही बता तो मेरा भी मन करता बस पॉज कर दो इस मूवी या फिर जल्दी खत्म हो जाए कि बस सहा नहीं जा रहा था। वहां पे राइटिंग, एडिटिंग, डायरेक्शन, मतलब जितने भी डिपार्टमेंट्स होते थे सब पीक कर गए थे। तो अभी तक हमने जितनी भी चीजें डिस्कस करी, मूवी की राइटिंग, इसकी परफॉर्मेंसेज, इसका पूरा वर्ल्ड इन्होंने जो क्रिएट किया, डायलॉग जैसे बोले हैं, जिस तरीके से ये इवेंट्स को दिखाती है, ये जितनी हार्ड हिटिंग है, तुम्हें इन सवालों के जवाब मिल ही गए होंगे कि क्यों इतनी ज्यादा हार्ड हिटिंग है, क्यों मैं इस मूवी की इतनी ज्यादा तारीफ कर रहा हूँ, इंटरनेट पे इसको लेके क्यों लोग पगलाए हुए हैं, क्यों इसको स्ट्रीमिंग से 2 दिन बाद ही हटाया गया और क्यों सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को 127 कट लगाने को बोले हैं। मूवी कुछ कुछ पार्ट्स में इतनी ज्यादा ब्रूटल चली जाती है कि तुम्हें समझ में आ जाता है कि हाँ, यहाँ इन्होंने जरूर बोला होगा कट लगाने के लिए। लेकिन पता है इस फिल्म को डिजाइन ही ऐसा किया हुआ है कि इवेंट्स को इस तरीके से दिखाया ही है कि अगर एक भी कट लगा तो वो मैसेज नहीं दे पाएंगे जो ये लोग कन्वे करना चाहते हैं। तो भाई हैट्स ऑफ है इसके डायरेक्टर को, राइटर को और इसके प्रोड्यूसर्स की, ऐसी मूवी बनाने की हिम्मत भी करी। क्योंकि आजकल जैसा माहौल है भाई, ऐसी मूवीज को प्रमोट किया जा रहा है जिसमें प्रोपागेंडा और ऐसी चीजें भरी हुई है कि कोई देखना नहीं चाहता। जो रियल इशू है, जो रियल कहानियां है, वो ये लोग दिखाने नहीं दे रहे। तो ये इन फिल्में से जो तुम्हें जिंदगी में एक बार ना एक बार तो जरूर देखनी चाहिए किसी भी हालत में। Z5 ने तो स्टेटमेंट दे दिया कि पायरेसी पे मत जाओ, हम लोग इस मूवी को वापस अपने प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो सक्सेसफुल होंगे कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। बाकी तुम्हें फिल्म देखनी है कि नहीं खुद डिसाइड करो। बाकी ये थे मेरे ओपिनियंस। तुम्हारे क्या थॉट्स है इस मूवी को लेके? अगर तुमने देख लिया है तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी मूवी सीरीज से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब।